Hello everyone. So today we are going to start the new regional kingdom that is पंजाब। आज हम लोग बात करेंगे पंजाब के बारे में, कैसे उसका एनेक्सेशन होता है इंग्लिश के हाथों और एंग्लो सिख वॉर। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। पंजाब द एंग्लो सिख राइवलरी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो उसके बाद अब्दाली वापस चले गए थे अफगानिस्तान, सिर्फ पंजाब अपने साथ रखे थे। तो जब अब्दाली का डेथ हो जाता है उसके बाद पंजाब नो मैंस लैंड बन जाता है। अब्दाली सिर्फ याद करो पाटल और पानीपत से सदाशिव भाऊ से मांगे थे पंजाब दे दो, वॉर नहीं करेंगे। तो इस पंजाब के कारण ही लगभग लगभग वो वॉर भी हुआ था। लेकिन अब्दाली के मरने के बाद कोई भी रूलर जो है पंजाब के ऊपर क्लेम अपना पूरी तरह से या फिर आके रूल नहीं कर रहा था, तो पंजाब क्या हो गया, एक नो मैंस लैंड बन गया था। अब्दाली के बाद अफगानिस्तान में जो नेक्स्ट रूलर आए थे उनका नाम था जमन शाह। ही वाज सक्सेसर ऑफ अब्दाली। लेकिन जमन शाह पंजाब के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया करते थे, वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखते थे अफगानिस्तान के ऊपर ही। बट उन्हें पैसा चाहिए होता था अफगानिस्तान के ऊपर रूल करने के लिए, तो बीच बीच में वो क्या करते थे, पंजाब आते थे, प्लंडर और लूट करते थे फ्रिक्वेंटली और चले जाते थे, लेकिन रूल नहीं किए पंजाब के ऊपर। इसी बीच जब पंजाब में कोई नहीं था रूल के लिए और लॉलेसनेस हो रहा था पंजाब में, तो कुछ सिख सरदार एक मिलिट्री ब्रदरहुड बनाते हैं। ये 12 सिख मिसल्स होते हैं। 12 ग्रुप्स ऑफ सिख सरदार मिलके ये बनाते हैं ब्रदरहुड और बोलते हैं कि हम लोग मिलके पंजाब के ऊपर रूल करेंगे। उसी में से एक व्यक्ति थे महासिंह। ये लीडर थे, तुम्हारा एक मिसल था, 12 में से एक मिसल था, उसका नाम था सुकरा चकिया मिसल। तो सुकरा चकिया मिसल के लीडर हो गए महासिंह पंजाब। और महासिंह के बेटे का नाम था रंजीत सिंह। महासिंह के बेटे का नाम हो गया यहाँ पे रंजीत सिंह। तो जब रंजीत सिंह 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता महासिंह की मृत्यु हो जाती है और वो थ्रोन पे आ जाते हैं। तो उनके वो छोटे रहते हैं इसलिए उनके लिए काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाया जाता है। इस रीजेंसी को जो डोमिनेट कर रहे थे वो लखपत राय नामक व्यक्ति और उनकी मदर इन लॉ, ये लोग डोमिनेट कर रहे थे इस रीजेंसी में। मतलब सारा डिसीजन जो है रंजीत सिंह के बदले मदर इन लॉ और लखपत राय ही ले रहे हैं। 1780 में रंजीत सिंह जब बड़े हो गए इस रीजेंसी को डिसमेंटल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उसी बीच जो जमन शाह था अफगानिस्तान का जो प्लंडर करते आ रहा था पंजाब में, उसको भी मदद करते हैं लूटने में पंजाब। मतलब जमन शाह से हाथ मिला लेते हैं और साथ में लूटते हैं पंजाब को रंजीत सिंह और जमन शाह। तो जमन शाह खुश हो जाता है रंजीत सिंह के से और बोलता है ठीक है रंजीत सिंह तुम जाओ और लाहौर कैप्चर कर सकते हो, हम कोई क्लेम लाहौर के ऊपर नहीं करते हैं। तो उन्होंने लाहौर के ऊपर भी कैप्चर कर लिया, प्लस 1805 आते आते रंजीत सिंह अमृतसर को भी कैप्चर कर लेते हैं। तो बहुत सारे जो मिसल थे बाकी 11 मिसल जो बचे, कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं रंजीत सिंह का सुप्रीमेसी और कुछ मिसल एक्सेप्ट नहीं करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो सतलज रिवर को क्रॉस क्रॉस करेंगे और साउथ ईस्ट में पहुंच जाएंगे। वहां पे जाके ये लोग अपना एक नया स्टेट बनाएंगे जिसे सिस सतलज स्टेट्स ये लोग कहेंगे। तो सपोज दिस इज सतलज रिवर एंड दिस इज होल ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे रंजीत सिंह का सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लिया गया और जो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं के सुप्रीमेसी वो क्रॉस कर गए सतलज रिवर यहाँ पे और ये कहलाया सिस सतलज स्टेट। तो सतलज के साउथ ईस्ट में सिस सतलज स्टेट और इधर रंजीत सिंह का इलाका। तो ये जो नया स्टेट बना सिस सतलज का, नीचे में सतलज रिवर का, इसका जो टेरिटरी होता था दैट वाज नेबरिंग टू द ब्रिटिश कंपनी टेरिटरी। ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज जो थी उससे नेबरहुड में आता था ये सिस सतलज का स्टेट। तो आगे देखने को मिला कि रंजीत सिंह जो है फिर भी शांत नहीं बैठते हैं, वो सिस सतलज के इंटरनल मैटर्स में भी इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। हाउएवर रंजीत सिंह जो है अपना रिलेशन बढ़िया बनाए हुए रखे थे डोगराज एंड नेपलीज से। तो डोगराज और नेपलीज ग्रुप ऑफ पीपल, डोगराज वहाँ जम्मू साइड मिलेंगे और नेपलीज, इन लोग से अच्छा रिलेशन बनाए हुए थे और इन लोग के व्यक्तियों को अपने आर्मी में रिक्रूट भी करते थे रंजीत सिंह।
अब कुछ देखते हैं रंजीत सिंह और इंग्लिश के बीच का रिलेशन। तो इस वक्त क्या हो रहा होता है कि फ्रांस और रशिया मिल के एक इन्वेजन करने का सोच रहे होते हैं इंडिया के ऊपर थ्रू लैंड रूट, मतलब अफगानिस्तान पंजाब के रूट से घुसने वाले होते हैं। इसके कारण इंग्लिश अलार्म हो जाती है और सोचती है कि क्यों ना अपना फ्रंटियर्स यानी पंजाब अफगानिस्तान ये वाला इलाका को मजबूत किया जाए, ताकि वही लोग रोक दे फ्रांस और रशियन को इससे पहले कि वो कंपनी के टेरिटरी में घुस जाए। तो 1807 में लॉर्ड मिंटो से भेजते हैं चार्ल्स मेटकाल्फ को लाहौर, और रंजीत सिंह यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं मेटकाल्फ का ऑफर फॉर एन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस। तो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस यहाँ पे होता है बिटवीन चार्ल्स मेटकाल्फ एंड रंजीत सिंह। देखते हैं ये क्या है। तो द ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस, तो इन दिस अलायंस ये डिसाइड हुआ था कि इंग्लिश जो है वो न्यूट्रल रहेगा, वो किसी का साइड नहीं लेगा जब सिख और अफगान लड़ाई करेंगे इन फ्यूचर। लेकिन क्या होता है, ये जो नेगोशिएशंस हो रहा होता है ये फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट होता है बिटवीन सिस सतलज स्टेट, कि सिस सतलज स्टेट जो नीचे फॉर्म हुआ और ऊपर रंजीत सिंह का, इसके पीछे बाउंड्री डिस्प्यूट होता है और इधर ब्रिटिश का भी डिस्प्यूट चलता है, तो इसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं बन पाता है। इस वक्त क्या क्या होता है, जो नेपोलियन थे, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तुम लोग को, उनका डेंजर खत्म हो जाता है, वो भी इंडिया की तरफ ही बढ़ रहे थे और इंग्लिश को उनसे खतरा था। अब वो खतरा टल जाता है अभी तक, और इंग्लिश जो होते हैं बहुत ज्यादा असर्टिव हो जाते हैं, और असर्टिव होने के कारण रंजीत सिंह एक ट्रीटी साइन करते हैं इंग्लिश के साथ, इंग्लिश कंपनी के साथ। और यहाँ पर कंपनी जो है बोलती है कि कोई भी एग्रेशन अगर रंजीत सिंह दिखाते हैं शीर्ष सतलज स्टेट पे, सतलज यहाँ पे, रंजीत सिंह का इधर, शीर्ष सतलज इधर, और इंग्लिश कंपनी इधर, अगर रंजीत सिंह कुछ भी एग्रेशन दिखाते हैं तुम्हारा शीर्ष सतलज स्टेट्स पे, तो इसको ऐसे लिया जाएगा कि रंजीत सिंह एग्रेशन दिखा रहे हैं इंग्लिश स्टेट्स पे भी। आप इसके ऊपर कुछ किए तो इंग्लिश के आपको उत्तर मिलेगा। तो एज ए डील विथ इंग्लिश इन रेस्पॉन्स, इस ट्रीटी के रेस्पॉन्स में रंजीत सिंह कुछ भी एग्रेसिव पॉलिसी नहीं दे पाते हैं और रुक जाते हैं इंटरफेयर करना शीर्ष सतलज स्टेट्स में, और साइन कर देते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जब उनके पास वक्त था कि वो कुछ एग्रेसिव पॉलिसी यहाँ पे और फायदा उठा सकते हैं इंग्लिश की मजबूरी का, कि फ्रांस और रशिया आने वाली है इन्वेजन के लिए और उनको पंजाब चाहिए ही प्रोटेक्शन के लिए, तो ये बात बिना सोचे हुए रंजीत सिंह कोई भी असर्टिव पॉलिसी अगेंस्ट दिस ट्रीटी नहीं दे पाते हैं इंग्लिश को, और वो कमजोर यहाँ पे दिखते हैं थोड़े। तो यहाँ पे जो ट्रीटी होता है बिटवीन रंजीत सिंह एंड द कंपनी, दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1809। तो यहाँ पे इंग्लिश और रंजीत सिंह कमिटमेंट करते हैं कि दोनों दोस्त रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। फिर ये डिसाइड होता है कि सतलज रिवर जो है वही बाउंड्री होगा बिटवीन सतलज स्टेट और रंजीत सिंह के बीच में, और रंजीत सिंह जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे शीर्ष सतलज के मैटर में, और ना ही इंग्लिश इंटरफेयर करेगी रंजीत सिंह के स्टेट के मैटर में। अब क्या हुआ, इस ट्रीटी के बाद रंजीत सिंह जो अपना डायरेक्शन है, अटेंशन है, वो टुवर्ड्स वेस्ट घुमा लेते हैं और उधर मुल्तान कैप्चर कर लेते हैं 1818 में, कश्मीर 1819 में, पेशावर 1834 में। जून 1838 को रंजीत सिंह को एक पॉलिटिकल कंपल्सन हो जाता है, जिसके कारण उन्हें एक ट्रीटी साइन करना होता है, ट्राइपार्टाइट। ट्राइपार्टाइट ट्रीटी कोई ट्रीटी का नाम नहीं है, इट इज द ट्रीटी बिटवीन थ्री पीपल, इसीलिए ट्राइपार्टाइट ट्रीटी बोला गया है। तो कौन कौन से थे? इंग्लिश, शाह सूजा और खुद रंजीत सिंह के बीच में साइन हुआ था, इसलिए ट्राइपार्टाइट ट्रीटी। शाह सूजा जो थे ये सक्सेसर ऑफ जमन शाह इन अफगानिस्तान थे। अब जमन शाह के जाने के बाद जो सक्सेसर थे वो शाह सूजा थे, और एक्चुअली शाह सूजा को वहाँ के लोग जो थे, आमिर, जो कोर्ट के ऑफिशियल थे, नोबल्स थे अफगानिस्तान में, वो उसे थ्रोन पे आने नहीं दे रहे थे, इसलिए शाह सूजा जो है अभी इंडिया में आ गए हैं मदद मांगने इंग्लिश से। यहाँ पे होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1838। तो यहाँ पर इंग्लिश और रंजीत सिंह डिसाइड करते हैं कि वो लोग शाह सूजा को मदद करेंगे एक कैंपेन करने के लिए अफगानिस्तान में, और उसे अफगानिस्तान के थ्रोन पे बैठाएंगे। देखो इसमें इंग्लिश का बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस था, वो जानते थे कि अगर उनका कोई दोस्त या उनका कोई साथी बैठा रहेगा अफगानिस्तान पे, तो जो रशियन फ्रैंको इन्वेजन होगा तो अफगानिस्तान में ही वो लोग रुक जाएंगे, अगर शाह शुजा को बैठा दिए वहां पे तो। प्लस रंजीत सिंह जो है अलाउ करेंगे इंग्लिश फोर्सेस को। ऐसा पहले वाले ट्रीटी में था कि कुछ कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा किसी के स्टेट के मैटर में, लेकिन यहाँ पे ट्रीटी में ये हो जाता है
कि रंजीत सिंह को बोला जाता है कि आप इंग्लिश फोर्स को अलाउ करेंगे कि आपका स्टेट यानी आपका टेरिटरी के थ्रू वो क्रॉस करने दिया जाएगा इंग्लिश की आर्मी को, ताकि वो जाके अटैक कर सके दोस्त मोहम्मद को, जो अफगान आमिर था और शाह सुजा को एंट्री नहीं दे रहा था अफगानिस्तान। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ट्रीटी होता है। However, रंजीत सिंह बाद में क्या होता है, रिफ्यूज कर जाता है टू गिव पैसेज टू द ब्रिटिश आर्मी। बाद में मुकर जाता है कि नहीं, हम ब्रिटिश आर्मी को अपने टेरिटरी के थ्रू पैसेज नहीं देंगे दोस्त मोहम्मद पे अटैक करने के लिए। और इंग्लिश और रंजीत सिंह के बीच में जो रिलेशनशिप है वो गिरना शुरू हो जाता है, डेट डिटोरिएटेड। अब रिलेशन ऑफ रंजीत सिंह विद कंपनी फ्रॉम आगे से 1809 से लेकर 1839 तक इंडिकेट यह करता है कि जो रंजीत सिंह थे वो काफी वीक पोजीशन पे थे। फिर भी वीक पोजीशन होने के बावजूद वो कोई भी इंडियन रूलर के साथ कोई भी कोलिशन नहीं करते हैं, ताकि बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन रूलर्स बनाया जा सके। सब आइसोलेशन में थे तुम्हारा इंडियन रूलर्स, अगर साथ मिल जाते तो इंग्लिश को दबा सकते थे। रंजीत सिंह डाइड इन जून 1839। 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी डेथ के बाद जो पंजाब का एम्पायर है वो पूरा गिरना शुरू हो जाता है। तो नाउ लेट्स सी आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह पंजाब में कौन आते हैं और क्या हाल होता है पंजाब का। पंजाब आफ्टर रंजीत सिंह, खड़क सिंह आते हैं। ये सबसे बड़े बेटे होते हैं रंजीत सिंह के, ये थ्रोन पे आते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज फेमस एज ओपियम ईटर। ये वीड मार के सोए रहते थे। तो इनको सपोर्ट था बाय द नोबिलिटी क्लास ऑफ डोगरास। डोगरास एक नोबिलिटी क्लास थी पंजाब में, तो वो सपोर्ट किए हुए थे खड़क सिंह को। और यहाँ पे एक पावर टसल चल रहा था बिटवीन टू नोबिलिटी क्लास, डोगरास और सिंधियावालास। तो सिंधियावाला चाहते थे कि उनका कोई व्यक्ति यहाँ पे थ्रोन पे, और डोगरास चाहते थे कि उनका कोई व्यक्ति आए। तो यहाँ पे डोगरा का सपोर्ट कर दिए थे खड़क सिंह को, और ध्यानचंद डोगरा खुद बन जाता है यहाँ पे वजीर। वहीं रंजीत सिंह जो थे वो एक आर्मी बनाए थे जिसका नाम था खालसा आर्मी। तो खालसा आर्मी ऑफ रंजीत सिंह जो थे काफी पावरफुल थी, और वो, और खड़क सिंह जो था वो काफी वीक था क्योंकि वो ओपियम ईटर था, कमजोर था। तो जिसके कारण खालसा आर्मी अपने आप को काफी असर्टिव करने लगी थी और अपना खुद का पंचायत बनाने लगी थी। मान लो खड़क सिंह कुछ ऑर्डर देता कि यहाँ पे अटैक करना है, इसको कैप्चर करना है, तो वो ऑर्डर के लिए एक पंचायत बुलाया जाएगा आर्मी के बीच में, और आर्मी डिसाइड करेगी करना है कि नहीं करना है, खड़क सिंह का बात मानना है कि नहीं मानना है। अगर नहीं बोल रहे आर्मी तो खड़क सिंह कुछ नहीं कर सकते थे। तो ऐसा असर्टिव हो गई थी खालसा आर्मी यहाँ पे। अब यहाँ पे पंचायत बन गया है आर्मी का। ये सब कुछ जो भी हो रहा था, डिटोरिएशन ऑफ द पंजाब एम्पायर हो रहा था, ये सब इंग्लिश काफी बाग की नजर से देख रही थी। और बाज की नजर से देखने के कारण क्या हुआ, ये लोग वेट कर रहे थे कि अब पंजाब जैसे गिरेगा वैसे ही इसे एनेक्स कर लिया जाएगा। लेकिन जो इंग्लिश है वो नहीं चाहते थे कि वो लोग वॉर को इनिशिएट करें। वो लोग दिखाना चाहते थे कि देखो हम लोग वॉर इनिशिएट नहीं किए, पंजाब ही वॉर इनिशिएट किया है। तो वो चाहते थे कि सिख लोग सबसे पहले वॉर इनिशिएट करें अगेंस्ट इंग्लिश, और फिर ये लोग पंजाब को एनेक्स कर ले। ध्यानचंद डोगरा जो वजीर थे वो कॉन्स्पायर कर देते हैं और अपने राइवलरी नोबेलिटी क्लास जो सिंधिया वालाज हैं, वो एक सिंधिया वाला को मार देते हैं ओपन कोर्ट ऑफ खड़क सिंह में। खुले आम कोर्ट में खड़क सिंह के सामने एक को मार देते, लेकिन खड़क सिंह को कोई पता नहीं चलता क्योंकि ये नशे में थे। तो खालसा आर्मी ने पंचायत बुलाया और बोला कि इसके लिए, इस मर्डर के लिए ध्यानचंद डोगरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस मर्डर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो खुद खड़क सिंह ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। और खालसा आर्मी क्या करती है, अपने राजा खड़क सिंह को ही प्रिजन में डाल देती है फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मर्डर ऑफ सिंधियावाला बाय ध्यानचंद डोगरा। अब खड़क सिंह जो है जेल में है। नेक्स्ट लीडर जो थ्रोन पे आते हैं, हिज नेम वाज नौ निहाल सिंह। नौ निहाल सिंह जो थे ये बेटे थे खड़क सिंह के, और खड़क सिंह जेल में। तो नौ निहाल सिंह सक्सीडेड द थ्रोन, और वो अपने आप को काफी एसर्ट करने लगा अपने थ्रोन पे, अपना अथॉरिटी जमाने लगा। इसने एनेक्स कर लिया गिलगित और बलूचिस्तान वाला जगह भी। इसने बहुत सारे एफर्ट्स लिए ताकि कैप्चर करे अक्साई चीन, बट ही फेल्ड। खड़क सिंह एक दिन प्रिजन में ही अपने नशे करने के बाद मर जाता है, और नौ निहाल सिंह जाते हैं उसके अंतिम संस्कार में। जब अंतिम संस्कार से नौ निहाल सिंह वापस आ रहे थे कोर्ट में, तो फ्यूनरल से जब वापस आ रहे थे कोर्ट में, तो एक पिलर गिर जाता है उनके ऊपर कोर्ट का, और वो पिलर गिरने से उसी दिन नौ निहाल सिंह भी मर गए। मतलब बाप और बेटे एक ही दिन में समाप्त हो गए।
नेक्स्ट रूलर इज शेर सिंह। शेर सिंह जो था ये सन ऑफ रंजीत सिंह था और भाई था खड़क सिंह का, तो इसे थ्रोन पे बैठाया जाता है। शेर सिंह भी ट्राई करता है कि अपने पावर को एकत्रित किया जाए, लेकिन सिंधिया वाला जो है, जो कि ऑलरेडी गुस्सा थे तुम्हारा ध्यानचंद डोगराज से, और तुम्हारा जो यहाँ पे लीडर थे रंजीत सिंह के जो डिसेंडेंट्स चलते आ रहे जिन्होंने रोका नहीं था मर्डर पहले, तो इन दोनों को सिंधियावाला ने क्या किया, शेर सिंह और ध्यानचंद डोगरा को दोनों को मार देते। सिंधियावाला किल्ड शेर सिंह एंड ध्यानचंद डोगरा। नेक्स्ट रूलर जो आते हैं पंजाब के, इज नोन एज दलीप सिंह। तो दलीप सिंह जो था ये सबसे छोटा बेटा था रंजीत सिंह का, इसे थ्रोन पे बैठाते हैं। इनकी माँ का नाम था रानी जिंदन कौर, और इस वक्त वजीर होते हैं हीरा सिंह डोगरा। ये लोग एज ए रीजेंट एक्ट कर रहे थे क्योंकि दलीप सिंह जो था एक माइनर था, बहुत छोटा बच्चा था। तो हीरा सिंह डोगरा क्या हुआ, एक कोर्ट पॉलिटिक्स होता है, इस कोर्ट पॉलिटिक्स में खुद फंस के उनका मर्डर हो जाता है 1844 में, और नए वजीर बनते हैं जवाहर सिंह। जवाहर सिंह जो होते हैं रानी जिंदन कौर के भाई होते हैं, लेकिन जवाहर सिंह को खालसा आर्मी जो है पसंद नहीं करती थी, और खालसा आर्मी क्या की जवाहर सिंह को मार देती है 1845। नेक्स्ट वजीर जो बनता है लाल सिंह बनता है। लाल सिंह एक लवर था तुम्हारा रानी जिंदन कौर का, और लाल सिंह परसुएट कर देता है खालसा आर्मी को और वजीर बन जाता है। वहीं उसका दोस्त एक होता है तेजा सिंह, जिसे अपॉइंट किया जाता है एज ए कमांडर ऑफ फोर्सेस। इस वक्त क्या हुआ है, खालसा आर्मी काफी असर्टिव हो गई और सारा एडमिनिस्ट्रेशन का टर्म्स वगैरह डिक्टेट कर रही थी, जिसके कारण रानी जिंदन कौर और लाल सिंह काफी कंसर्न थे, काफी परेशान थे खालसा आर्मी के पावर के कारण। अब वो चाहते थे कि खालसा आर्मी का पावर कम हो जाए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो है लाल सिंह और रानी जिंदन कौर का पावर बढ़ जाए। यहाँ पे देखेंगे हम लोग पहला एंग्लो सिख वॉर, जो कि 1845 और 46 के बीच में होता है। तो इस वक्त जो गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड हार्डिंग, ये चाहते थे कि पंजाब को सब्सिडियरी अलायंस में लाया जाए, जैसे कि मराठास मैसूर ये सबको लाया गया, बट ये चाहते थे कि सिख ही वॉर को इनिशिएट करे। और ये आउटब्रेक तब होता है एक रात को, जब सिख की आर्मी सतलज रिवर को क्रॉस कर जाती है और पहुंच जाती है तुम्हारा सिख सतलज स्टेट्स में, और अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ये जो क्रॉस हो गया दैट विल बी टेकन अप बाय इंग्लिश, और इंग्लिश इसको ऐसे देखती है कि एग्रेशन किया गया है बाय द खालसा आर्मी अपॉन इंग्लिश, और जस्टिफिकेशन मिल जाता है इंग्लिश को कि वो वॉर डिक्लेयर करे। वो तो बस इंतजार में थी एक बहाना का, कि उसे जैसे बहाना मिलेगा वॉर का कि सिख ने कुछ किया तो ये लोग वॉर कर देंगे, और यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है। तो वॉर बिगेन होता है दिसंबर 1845 में। करीब 20 से 30 हजार फोर्सेस जो है इंग्लिश की साइड होती है, और 50,000 ट्रूप्स जो होते हैं सिख के साइड होते हैं, अंडर द कमांड ऑफ तेजा सिंह। इंग्लिश का जो तुम्हारा सॉरी सिख का जो आर्मी है उसे कमांड कर रहे होते हैं तेजा सिंह। लेकिन क्या होता है, वॉर शुरू होता है और इंग्लिश जो है काफी बैकफुट पे रहती है। पंजाब जीत रहा होता है, सिख लोग काफी पावरफुल थे, लेकिन ये देख के लाल सिंह और जो रानी जिंदन कौर काफी परेशान थी। उन्हें लगता था कि अगर खालसा आर्मी जीत गई फिर से तो उनका पावर और बढ़ जाएगा और इनका एडमिनिस्ट्रेशन पर से होल्ड और कम हो जाएगा। इसलिए लाल सिंह और तेजा सिंह को मिला के रानी जिंदन कौर एक ट्रीचरी करती है। वो लोग क्या करते हैं कि चले जाते हैं इंग्लिश के कैंप में, लाल सिंह और तेजा सिंह, और जितना भी इंफॉर्मेशन है अपना आर्मी का वो लोग इंग्लिश को बता देते हैं, और बदले में बोलते हैं इंग्लिश को ठीक है आप लोग अब वॉर जीत जाइए, लेकिन वॉर जीतने के बाद दलीप सिंह ही राजा होगा, और जो जहां पे पहले पोजीशन पे था, जैसे कि वजीर था तुम्हारा लाल सिंह, कमांडर था तेजा सिंह, रानी जिंदन कौर एजेंसी, वैसा ही स्टैब्लिश कर देना है। तो ऐसा कुछ ट्रिचरी ये लोग कर देते हैं। So here personnel to be restored on the same position after the war as it was before the war, after the war होगा। तो इसके कारण क्या होता है, 5 सक्सेसिव बैटल्स होता है बिटवीन सिख एंड इंग्लिश, और पांचों हार जाती है सिख बाय इंग्लिश। क्यों? क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी था इंग्लिश के पास कि कैसे वो लोग फॉर्मेशन करेगी क्या करेगी, और डेली ये लोग खुद खबर पहुंचा ही रहे थे लाल सिंह और तेजा सिंह, जिसके कारण सिख आर्मी की काफी बुरी हार होती है और एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होता है लाहौर के साथ। So this treaty is known as Treaty of Lahore, which was concluded in 1846. इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग
जो लाहौर है वो वॉर इंडेमनिटी, वो पैसा देगी करीब 1 करोड़ रुपया इंग्लिश को पंजाब से। जो जालंधर दोआब है बिटवीन ब्यास रिवर एंड सतलज रिवर, उसे एनेक्स कर लेती है कंपनी अपने डोमिनियन। एक ब्रिटिश रेसिडेंट को बोलती है लाहौर में रहेगा, हेनरी लॉरेंस नामक व्यक्ति। और सिख आर्मी जो है वो अपना फोर्सेस, मान लो पहले 50,000 रखती थी, तो वो अपना फोर्सेस को कम करेगी। दलीप सिंह जो माइनर था उसे रिकॉग्नाइज कर देती एज ए रूलर अंडर रानी जिंदन कौर रीजेंसी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लाल सिंह एज वजीर, वही पुराना वाला जिसके कारण इन्होंने ट्रेचरी किया था। लाल सिंह और रानी जिंदन कौर और तेजा सिंह ने सबको रिस्टोर कर देती है इंग्लिश। अब क्या होता है, जो 1 करोड़ का इंडिमिनिटी था वो तो सिख पे कर नहीं पाते हैं पूरा का पूरा, इसलिए कश्मीर वाला इलाका इंक्लूडिंग जम्मू वो बेचना पड़ता है गुलाब सिंह डोगरा को, और 75 लाख रुपया लेके इंग्लिश को देना होता है। एक सेपरेट सप्लीमेंट्री ट्रीटी ऑफ लाहौर भी कंक्लूड होता है बिटवीन लाल सिंह रानी जिंदन कौर, दोनों के साथ इंग्लिश एक सप्लीमेंट्री ट्रीटी भी करती है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक पावरफुल इंग्लिश फोर्स, इंग्लिश आर्मी जो है वो रहेगी लाहौर में तुम्हारा रेसिडेंट के साथ 1 साल तक, टू प्रोटेक्ट राजा एंड हिज मैन। और पूरा खर्चा जो है फोर्स का, जो इंग्लिश आर्मी रहेगी पंजाब में, उसका खर्चा जो है लाहौर दरबार ही उठाएगा। अब इन आर्मी को रहने के लिए जिस फोर्ट में ही ये लोग रहते थे, तुम्हारा लाल सिंह एंड ऑल ये लोग, तो उस फोर्ट को खाली करवा दिया जाता है, फोर्ट ऑफ लाहौर को, और वहां पे इंग्लिश ट्रूप्स को रहने दे दिया जाता है। अब यहाँ पर इंग्लिश ट्रूप्स थी, तो इंग्लिश ट्रूप्स काफी दखल अंदाजी करती थी, स्टेट में इंटरफेयर करती थी एडमिनिस्ट्रेशन में। पहले खालसा करती थी, अब खुद इंग्लिश आर्मी करती है। तो इसका मतलब लाल सिंह और रानी जिंदन कौर ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया था। अब इंग्लिश ट्रूप्स के प्रेजेंस के कारण जो रानी जिंदन है एंड लाल सिंह, ये काफी डिसकंफर्टेड फील कर रहे थे। जो हेनरी लॉरेंस जो रेसिडेंट थे लाहौर में, वो प्लान करते हैं कि सिख सरदार को कंपेल करते हैं एक लेटर लिखने को, और बोलते हैं कि इंग्लिश ट्रूप्स जो यहाँ पे सिर्फ 1 साल के लिए है, उस 1 साल को बढ़ा दिया जाए अंटिल जो राजा दलित हैं उनको मैच्योरिटी प्राप्त हो जाता है। तो अंटिल राजा अटेन्स मैच्योरिटी, तब तक वो चाह रहे थे कि इंग्लिश ट्रूप रहे, ना कि 1 साल तक ही। इसी बीच क्या होता है, लाल सिंह एक मजाक कर देता है। वो क्या करता है, एक फोर्ज करता है लेटर ऑन द नेम ऑफ ब्रिटिश, और भेज देता है गवर्नर ऑफ कश्मीर को, इमद उद्दीन, और बोलता है इमद उद्दीन को उस फोर्स्ड लेटर में कि आप जो है कश्मीर हैंड ओवर मत कीजिएगा गुलाब सिंह डोगरा को जिसे बेचा गया है। और जब डोगरा पहुंचते हैं कश्मीर इमदुद्दीन के पास कि भाई कश्मीर हमको दो, हम 75 लाख रुपए में खरीद लिए हैं, तो इमदुद्दीन लेटर दिखाता है, देखो ब्रिटिश का लेटर है कि आपको नहीं देना है। तो गुलाब सिंह डोगरा जो है वो जाते हैं इंग्लिश के पास, पूछते हैं कि मैंने तो आपको 75 लाख रुपया पे किया है, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो कश्मीर। इमदुद्दीन के पास एक लेटर है आपके नाम का जिसमें लिखा है कि मुझे कश्मीर नहीं देना है। तो इंग्लिश बोलती है हमने तो ऐसा कोई लेटर लिखा नहीं। फिर जब जांच पड़ताल होता है तब इंग्लिश को पता चलता है कि ये जो फोर्जरी वाला काम है ये तुम्हारा किया है लाल सिंह ने। उसके बाद लाल सिंह को इंग्लिश जो है बंगाल से निकाल बाहर फेंकती है। ही वाज एक्सपेल्ड आउट ऑफ पंजाब, और लाल सिंह का स्टोरी खत्म होता है। लेकिन ब्रिटिश रेसिडेंट अब क्या करती है, लाल सिंह जब खत्म हो गया तो रानी जिंदन कौर जो है कमजोर पड़ जाती है। ब्रिटिश रेसिडेंट बोलते हैं कि जो एसोसिएशन ऑफ दलीप सिंह है, यानी जो बेटा है, अगर वो अपनी माँ जिंदन कौर के संपर्क में रहा तो वो बिगड़ जाएगा, एंड इट इज नॉट हेल्दी फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ हिज चाइल्ड। इसीलिए जरूरी है अभी कि उसकी माँ को अलग कर दिया जाए दलीप सिंह से, ताकि उसका जो अपब्रिंगिंग है वो अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे एक ट्रीटी होता है विथ सरदार, दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ भैरोवाल इन 1846। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग रानी जिंदन को जो है शेखपुरा भेज दिया जाता है, और बोलता है कि हम आपको सालाना पेंशन देंगे 48,000 जीने खाने के लिए वहां, और आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए पंजाब। फिर एक नया काउंसिल ऑफ रीजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ताकि जो दलीप सिंह के बिहाफ पे डिसीजन ले सके। तो 8 सिख सरदार को रखा जाता है इस रीजेंसी में, बट इसके जो लीडर होंगे 8 सिख सरदार के, दैट विल बी प्रिसाइडेड बाय द ब्रिटिश रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस। अब जो सिख सरदार हैं यहाँ पे ये एग्री कर जाते हैं कि जो पंजाब में जो आर्मी है जो 1 साल के लिए थी, उसे एक्सटेंड किया जाता है अंटिल राजा गेट्स मैच्योरिटी, और एक लेटर लिख देते हैं
लॉर्ड हार्डिंग को रिगार्डिंग द सेम उन्हें परमिशन मिल जाता है वहां पे स्टे होने का। और अब लाहौर दरबार पे पूरी तरह इंग्लिश है विद फ्यू सिख सरदार। यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो कि 1848 से 49 के बीच में होता है। तो ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफ लाहौर जो थे वो भेजते हैं एक लेटर मूलराज को, मुल्तान के गवर्नर होते हैं मूलराज, उसे एक लेटर भेजते हैं और मूलराज को ये ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफ लाहौर बोलते हैं कि आप हमें 20 लाख रुपया एज ए नजराना पे करो लाहौर दरबार को, और जो टेरिटरीज है ऑफ दोआ बिटवीन रिवर ब्यास एंड रिवर रावी वो हमें दे दो। मूलराज बोलता है कि ना ही हम आपको पैसा देंगे ना ही आपको हम टेरिटरी देंगे, बट हम आपको अपना रेजिग्नेशन देंगे। और मूलराज जो है रिजाइन कर देते हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ मुल्तान। अब एक नया गवर्नर को भेजा जाता है बाय द इंग्लिश, इनका नाम होता है कहन सिंह मान। तो कहन सिंह मान को एज ए रिप्लेसमेंट भेजा जाता है मूलराज का, और इनके साथ दो बाकी इंग्लिश ऑफिशियल्स को भी भेजा जाता है। ये दो इंग्लिश ऑफिशियल्स होते हैं वैंस एंग्रयू एंड लेफ्टिनेंट एंडरसन। तो एक्चुअली एक दिन क्या होता है, दोनों इंग्लिश ऑफिशियल्स जो हैं कुछ छेड़खानी कर देते हैं तुम्हारा मुल्तान में लड़कियों के साथ और लोकल सेंटिमेंट्स को हट कर देते हैं। तो यहाँ के लोकल पीपल गुस्सा जाता है इन दोनों व्यक्तियों से और इन दोनों को मार देते हैं लोकल। और इंग्लिश वो दोनों इंग्लिश ऑफिशियल्स वेयर किल्ड बाय द लोकल्स, और उसके बाद मुल्तान के लोग रिवोल्ट कर देते हैं। रिवोल्ट करने के बाद मुल्तान के लोगों को एक लीडर चाहिए था और ये लोग पहुंचते हैं मूलराज के पास जो प्रीवियस गवर्नर। तो पीपल ऑफ मुल्तान वेंट टू मूलराज एंड आस्क्ड कि आप इस जो रिवोल्ट इसे कंटिन्यू करो और इसे लीड करो। तो इंग्लिश क्या करती है, शेर सिंह नामक व्यक्ति को भेजती है मुल्तान कि आप जाओ और सप्रेस कर दो ये रिवोल्ट को। तो शेर सिंह जब पहुंचता है मुल्तान तो इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग द रिवोल्ट वो खुद ज्वाइन कर जाता है मूलराज को और मासेस को लीड करता है अपराइजिंग इन। तो इसे कहा ये जो पूरा इंसिडेंस है और रिवोल्ट का, इसे मूलराज रिवोल्ट कहते हैं। और मूलराज रिवोल्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एन इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का इमीडिएट कॉज हो सकता है क्या, मूलराज रिवोल्ट। अब क्या हुआ, उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे जब मूलराज रिवोल्ट हो रहा था वो थे लॉर्ड डलहाउजी। लॉर्ड डलहाउजी थे वो एक्सपेंशनिस्ट थे, उनको एक्सपेंशन करना था इंग्लिश टेरिटरी को। तो वो क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंग्लिश आर्मी अंडर लॉर्ड गफ भेजते हैं ऑन बैंक्स ऑफ रिवर सतलज टू क्रश द रेवेलियन। एक आर्मी डिस्पैच करते हैं अंडर लॉर्ड गफ, लेकिन उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप जाओ सतलज तक बट रुके रहना, अटैक मत करना जब तक वो सिग्नल ना करे ऐसा करने को। तो इस वक्त तक क्या होता है, लाहौर, हजारा, अफगान ये लोग भी ज्वाइन, ये सब जो टेरिटरीज है पूरा का पूरा पंजाब का, ये भी ज्वाइन कर जाता है मूलराज रिवोल्ट अगेंस्ट इंग्लिश। और इस तरह जो मूलराज रिवोल्ट सिर्फ मुल्तान का था वो पूरा का पूरा पंजाब का रिवोल्ट बन जाता है। और डलहौजी जो है वो पूरा का पूरा पंजाब एनेक्स करना चाहते थे, ना ही सिर्फ मुल्तान। अब जो डलहौजी है वो एक लेटर लिखते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे इंग्लैंड में, कि आप मुझे ऑर्डर दीजिए एनेक्स करने का पंजाब, नहीं तो ये पूरा पंजाब रिवोल्ट हो चुका है, जबकि बनवाया गया था बाय डलहौजी ही। होल पंजाब रिवोल्ट डलहौजी जान के ऐसा वेट करवाए थे ताकि वो पूरा पंजाब का रिवोल्ट बने और उसे परमिशन मिल जाए पंजाब एनेक्स करने का। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोलते हैं डलहौजी कि अगर आप अभी परमिशन नहीं देंगे एनेक्स करने का तो इट विल बी कॉज ए सीरियस कॉज ऑफ थ्रेट, ये इंग्लिश को खतरा है भारत में। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स परमिशन दे देते हैं एनेक्स करने का पंजाब। डलहौजी खुद जाता है पंजाब और उसके बाद पंजाब में बैटल्स होते हैं 3। बैटल ऑफ रामनगर जिसको सर गफ ही लीड कर रहे थे, बैटल ऑफ चिल्लनवाला और बैटल ऑफ गुजरात। तो गुजरात जो है यहाँ पे ये स्टेट नहीं इंडिया का, ये एक स्मॉल टाउन है ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम इन पाकिस्तान। तो ये 3 बैटल होता है, तीनों बैटल में हार जाती है सिख की आर्मी, इंग्लिश आर्मी जीत जाती है और सिख आर्मी को फाइनली सरेंडर करना होता है एट रावलपिंडी। अफगान भाग जाते हैं इंडिया छोड़ के और पंजाब को पूरी तरह एनेक्स कर लिया जाता है बाय डलहौजी। और डलहौजी को इसके लिए रिवॉर्ड मिलता है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उसके बाद क्या होता है, एक 3 मेंबर बोर्ड बनाया जाता है जो कि गवर्न करेगा पंजाब को। लेकिन 1853 में इस बॉडी को खत्म कर दिया जाता है और पंजाब को बनाया जाता है एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जैसे आज का यूटी है ना यूनियन टेरिटरी, तो वैसा पंजाब को बनाया जाता है यूनियन टेरिटरी, जिसे चीफ कमिश्नर प्रोविंस उस समय कहा करते थे। और जॉन लॉरेंस नामक व्यक्ति को यहाँ के पहला चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब नियुक्त किया जाता है।
इस तरह पंजाब जो है पूरी तरह चला गया है इंग्लिश की हाथों में। अब ये जो दो एंग्लो सिख वॉर हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो द एंग्लो सिख वॉर जो है, दोनों साइड को एक दूसरे के लिए एक रेस्पेक्ट दिया कि दोनों जो है काफी पावरफुल है और सिख जो है काफी ज्यादा पावरफुल है। अब जो सिक्स थे, इसके बाद से देखा जाएगा, इस रिवोल्ट के बाद से देखा जाएगा, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 आएगा, आगे का कोई भी वॉर आएगा, तो ये जो सिख है वो इंडिया के साइड नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया के साइड काफी लॉयली लड़ते हैं, चाहे वो रिवोल्ट ऑफ 1857 ही क्यों ना हो। और बाकी सभी बहुत सारा कैंपेन्स होता है आउटसाइड इंडिया विच वाज डन बाय द ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स जो है काफी ह्यूज अमाउंट में सिख्स को रिक्रूट करती थी अपने आर्मी में। और देखा गया कि ये लोग फिर इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 तक सिख जो है ब्रिटिश का साथ देती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पंजाब। अगर कोई डाउट है यू कैन कमेंट मी, अदरवाइज आई एम एंडिंग माय लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।